हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर 2 क्लास 12 सॉल्यूशंस पार्ट 5 दैट इज लास्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस पार्ट 5। तो जो बच्चे इस सेशन में नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपन ने सॉल्यूशंस के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं ना, 4 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है, इस वीडियो पर नए हैं, तो गो एंड वॉच दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस चैप्टर। Before starting this lecture, I want to introduce myself. My name is Karan and I have done my MSc Chemistry from IIT-JEE and I have qualified tons of exams in chemistry, that is IIT-JEE, CSIR, JRF, GATE, TFR with top ranks. बेटा अबाउट प्रेपलाइव इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा ताकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, जेई का मेंस या फिर एडवांस राइट, यू कैन इजीली क्रैक। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस related to JEE NEET, not only in chemistry but yeah, in biology we are providing daily live lectures, mathematics, English and mental ability. So go and watch the videos and click the bell icon so that you can get the notification for each video that we upload daily, right? So these are the links, you can join us. This is for YouTube, Telegram and this is for Facebook and this is our website preplive.india. तो बेटा बात कर रहे थे अपन लास्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर तक देख ली थी, है ना। तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सी लेट मी समराइज, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, और कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, और कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सब की अपन ने बात कर ली थी लास्ट क्लास में, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट में आपको मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस बताया था, क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था। फिर इनके फॉर्मूलाज देखे थे, फिर मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी कैसे कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन यही थी, तो प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल बट आर इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल। तो बेटा अगर मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करूं, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करूं, आइसो का मतलब कहीं पर भी केमिस्ट्री में होगा तो सेम, आइसो का मतलब सेम या फिर आइडेंटिकल, है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर those solutions which have same osmotic pressure, है ना। चलो, तो अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर की, लेट्स से अपने पास 2 सॉल्यूशन है ना, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बोथ द सॉल्यूशंस आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सेम या क्या होता है, CRT, है ना। कंसंट्रेशन मान लो इसकी सेम है। अगर मैं टेम्परेचर बात करूं कि टेम्परेचर सेम है दोनों का, टेम्परेचर रिमेन आइडेंटिकल, दैट इज T1 of 1 equals to T2 of 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, C1RT equals to C2RT, राइट, RT से RT कट जाएगा तो C1 equals to C2, यानी इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन भी बराबर होगी अगर सॉल्यूशंस आपके आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से हैं बेटा,
ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और कंसंट्रेशंस क्या हो जाएंगी, सेम, प्रोवाइडेड योर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट चेंजिंग, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट चेंजिंग। तो बेटा ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या, देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, बट अपन एक जगह बात कर लेते हैं ना ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस की। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, अपन ने एक सॉल्यूशन लिया है ना, उसके अंदर मैंने रेड ब्लड सेल्स रखे, क्या ये, दिस इज योर रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो रेड ब्लड सेल्स की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बताऊं तो दिस इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, इसके अंदर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, है ना। और अगर मैंने बाहर जो आपका सॉल्यूशन लिया है, आई हैव सॉल्यूशन ऑफ, मैंने एग्जैक्टली आइडेंटिकल सॉल्यूशन लिया है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो अगर ये सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन का है तो ऑस्मोसिस तो इसमें आपको दिखेगी, देयर वुड बी नो ऑस्मोसिस। तो यानी जो आपका ये सेल है रेड ब्लड सेल्स, ये ना तो वाटर इससे बाहर जाएगा ना ही इसके अंदर आएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन बराबर होगी तो ऑस्मोसिस तो होगी नहीं। ऑस्मोसिस मैंने आपको क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो यानी नाइदर स्वेल इट विल नाइदर स्वेल नोर श्रिंक, राइट। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। मान लो कि मैंने एक कंटेनर में आरबीसी लिया है ना, ये आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, इसकी कंसंट्रेशन अपन ने आपको मैंने बता दी है। और मान लो मैंने जो आपका बाहर सॉल्यूशन था उसकी मैंने आपको कंसंट्रेशन दी 1.0% वेट बाय वॉल्यूम, 1.0% वेट बाय वॉल्यूम। तो अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आरबीसी में जाता है, क्योंकि आरबीसी क्या है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, राइट। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां से कहां फ्लो करेंगे भाई, ऑब्वियसली they will move from RBC to container, they will move from RBC to container। तो सेल क्या हो जाएगा, this cells will shrink। और अगर आपके solution की concentration, if the concentration of solution is more than your RBC, then it is called as hypertonic solutions, सॉल्यूशन। और वाटर का मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं क्या एक और केस की, है ना, एक और केस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका था 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, क्या ये, दिस इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl था आरबीसी के अंदर, राइट। और आपने क्या किया, आपने जो कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन के, लेट्स से यू हैव मेड इट 0.8% वेट बाय वॉल्यूम, 0.8% वेट बाय वॉल्यूम। तो होगा क्या, कंसंट्रेशन तो बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। तो अब वाटर का फ्लो जो होगा, ऑस्मोसिस होगा, ये देखो इस पे क्या है, ये दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो अब जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा भाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी सेल्स के अंदर जाने लगेगा वाटर, सेल्स के अंदर जाने लगेगा। और अगर सेल्स के अंदर जाने लगेगा तो सेल्स क्या हो जाएंगे भाई, सेल्स विल स्वेल, ठीक है। तो अगर आपके if the concentration of your solution is less than RBC, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक कौन से थे, जो आरबीसी से ज्यादा होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा ये कंडीशन ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है क्या, कि लेट्स से यू टेक एक्सेस सॉल्ट, है ना। एक्सेस सॉल्ट खाने वालों का क्या होता है, उनके हाथ पांव जो वो फूल जाते हैं ना, कैसे, देखो अगर वो ज्यादा सॉल्ट लेंगे तो सेल्स का जो कंसंट्रेशन है, सेल्स में जो NaCl का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, राइट। अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कौन सा सॉल्यूशन बन गया, हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर से अंदर फ्लो करेगा, यानी बाहर से अंदर फ्लो करेगा तो सेल्स विल स्वेल, तो उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं एडिमा,
क्या बोलते हैं, एडिमा इज अ डिजीज ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ NaCl, एक्सेस इनटेक ऑफ NaCl, राइट। तो अपन बात कर लेते हैं एजियोट्रॉप की, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एजियोट्रॉप, इसको ध्यान से समझेंगे। एजियोट्रॉप क्या होता है बेटा, एजियोट्रॉप इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसको ध्यान से समझना क्या है, यानी आपका मिक्सचर होगा लिक्विड इन लिक्विड का, मिक्सचर होगा लिक्विड इन लिक्विड का, जो कि एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे, फिक्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ द लिक्विड्स, दैट लिक्विड विल बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं बेटा, एजियोट्रॉप आर ऑफ टू टाइप, नंबर वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको ध्यान से समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स से आपने क्या किया, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लिया, है ना, यू हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ वाटर और इथेनॉल। तो बेटा होता क्या है कि अगर मैं वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लेता हूं ना, अगर मैं वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लेता हूं ना, तो होता क्या है, इनकी एक फिक्स कंसंट्रेशन पे, इन दोनों की एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे इन दोनों की एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे क्या होगा, फिक्स कॉम्पोजिशन पे ये क्या करेंगे, उसी कॉम्पोजिशन पे ये दोनों एक साथ बॉईल करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक साथ ये दोनों बॉईल करेंगे, यानी आप इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको कैनॉट सेपरेट, क्यों, क्योंकि जब आप इसको बॉईल करने लगोगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ ही बॉईल कर जाएंगे, तो क्या होगा, यानी आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, एक साथ बॉईल होंगे, एक साथ कंडेंस होंगे, तो सेपरेट कैसे करोगे, है ना। अब इनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कहा गया, क्योंकि अगर मैं बात करूं वाटर की और इथेनॉल की, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है, अगर मैं इन सॉल्यूशन की बात करूं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों कंपोनेंट से क्या होगा, इन दोनों कंपोनेंट से कम होगा, है ना। आप इस ग्राफ को देख सकते हो, जैसे देखो ए कोई कंपोनेंट है, बी कोई कंपोनेंट है, अब जैसे जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक ऐसी कॉम्पोजिशन आ रही है जिस कॉम्पोजिशन पे ये दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एजियोट्रॉप, है ना। एजियोट्रॉप यानी दे विल बॉयल एट ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि जो आपके कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उससे जो आपका मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। तो अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर ले, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होंगे, जो कि राउल्ट लॉ से, जो कि ये कौन से होंगे, जो कि राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो बेटा एजियोट्रॉप तो आपको समझ में आ गया कि दोनों की एक फिक्स कॉम्पोजिशन होगी, उस पे ही ये इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं कॉम्पोजिशन चेंज कर दी, देखो ध्यान से, अगर आपने कहीं कॉम्पोजिशन चेंज कर दी तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूं, तो ये कौन से होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से, दे विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखो, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, अट्रैक्शन हो रही थी, नेगेटिव डेविएशन था, तो ये क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग। देखो यानी अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर मिक्सचर,
boiling point of your mixture will come out to be greater than your boiling point of your components, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर मिक्सचर विल कम आउट टू बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं इसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो यानी क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी किसके बीच में, आपके कंपोनेंट्स के बीच में, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कोई भी एसिड लो, कोई भी एसिड को पानी में घोल लो, तो वो क्या बन जाएगा, इट वुड कम आउट टू योर एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म योर मैक्सिमम boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope, provided the composition of your components will not be disturbed, it should be fixed at a particular point। चलो वेंट हॉफ फैक्टर की बात कर लेते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, जो कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सम अप करेगा ना। वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो अगर मैं वेंट हॉफ फैक्टर की बात करूं आई, तो इट इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको ध्यान से समझो क्या है एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल। अब ये क्या है, लेट्स से मान लो आपके पास कोई सॉल्ट था, लेट्स से यू हैव एनी सॉल्ट, है ना। अब क्या हो रहा था कि मान लो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मान लो अगर मैं इस सॉल्ट की कंप्लीट डिसोसिएशन, मान लो ये सॉल्ट AB जो है मेरा कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है ना, तो आपने क्या सोचा था, आपने क्या सोचा था कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल 1 थे, बट जैसे ही आपने इसको डिसॉल्व किया, आपके मिक्सचर सॉल्यूशन बना इसका, तो ये तो 2 पार्टिकल मिल गए, यानी एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल मिल गए, है ना। तो ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। यानी वेंट हॉफ फैक्टर क्या बताता है, वेंट हॉफ फैक्टर एक्चुअली करेक्ट करता है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या भाई, बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, 2, आपने कितने सोचा था, 1 होगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2, है ना। तो मान लो कि लेट्स से यू हैव NaCl, है ना, यू हैव NaCl, तो अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन अगर अपन माने, अल्फा की वैल्यू 1 माने, तो क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, कंप्लीट डिसोसिएशन मानेंगे तो 2 पार्टिकल, यानी अपन ने क्या सोचा था, इसके पार्टिकल तो 1 है बट निकले कितने, 2, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2। अगर मैं बात करूं BaCl2 की, तो इसमें भी क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू 3, है ना। और अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, आई की वैल्यू ऑब्वियसली 4 आएगी, 4 आएगी, ठीक है, चलो 4 आएगी। तो दिस इज द केस फॉर एसोसिएशन। अगर सॉरी दिस इज द केस फॉर डिसोसिएशन। अगर आपके सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, तो तब की बात है ना। चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं शुगर को डिसॉल्व करता हूँ वाटर में, शुगर को डिसॉल्व करता हूँ वाटर में, तो क्या होगा, शुगर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो ब्रेक होगा नहीं, शुगर का शुगर ही रहेगा, तो आई की वैल्यू 1, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1, ठीक है। चलो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो आपके कंपाउंड में डिसोसिएशन हो रहा है, लेट्स से योर कंपाउंड इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, है ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। मान लो जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तो दिस वाज प्रेजेंट 1 एंड दिस वाज नॉट फाउंड। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, लेट अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो, है ना। तो यानी अल्फा टूटा होगा, तो ये एन अल्फा बना होगा, है ना। तो अगर अपन बात करें वेंट ऑफ फैक्टर की बात करें,
तो क्या होगा भाई, वेरिएंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 तो योर वैल्यू ऑफ आई विल कम आउट टू बी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, राइट। तो ये आ जाएगी। और अगर आप निकालना चाहते हो अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अब अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ना अलग अलग सॉल्ट। जैसे मान लो लेट से आपके n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है ना, NaCl ले लिया जैसे मान लो n की वैल्यू 2 थी, यानी 2 पार्टिकल मिलेंगे मेरे को, उसमें 2 पार्टिकल मिलेंगे। तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 थी और अल्फा मैंने मान लो ले लिया कि लेट से वो आपका 0.2 ब्रेक होता है ना, अगर वो 0.2 ब्रेक होगा तो i की वैल्यू, और i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2। अगर अल्फा की वैल्यू 0.4 लूंगा तो क्या आ जाएगी, i की वैल्यू 1.4। अल्फा की वैल्यू 0.6 लूंगा तो 1.6। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, i की। अगर अल्फा की वैल्यू मैं लूंगा 0.8 तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.8। अगर आपका कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, यानी लेट्स से यू हैव NaCl एंड इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग इनटू Na प्लस एंड NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो i की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 2 तक जाएगी। यानी योर आपके जो i की मैक्सिमम वैल्यू होगी n इक्वल्स 2 के लिए वो 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फॉर श्योर 1 से तो बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो टूटेगा, फॉर श्योर 1 से तो बड़ी होगी, है ना। तो आप अलग अलग केस ऐसे बना सकते हो खुद लेके, n की वैल्यू 3 ले लो, है ना, और उसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया है तो आप समझ सकते हो, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अपन एसोसिएशन के केस की। लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, लेट्स से यू स्टार्टेड विद 2a, आपने 2a पार्टिकल लिए, वो जाके A2 बन गया, मान लो वो कंप्लीटली डाइमराइज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डाइमराइजेशन। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, आपको एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, 1, आपने 2 लेके चले तो i की वैल्यू 0.5, i की वैल्यू 0.5, है ना। चलो अब देख लेते हैं क्या कि एसोसिएशन के केस में एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। लेट्स से यू हैव, आप ऐसे सोचो, एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड इन बेंजीन डाइमराइजेस। एसिटिक एसिड बेटा होगा वो बेंजीन में क्या कर लेगा, डाइमर बना लेगा, बेंजीन में डाइमर बना लेगा, यानी सेल्फ लिंक हो जाएगा, है ना। आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे और बचा क्या, डायमंड बना लिया। लेट्स से कि वो इसको 1 ले लिया, है ना, ये 0 था, तो ये क्या हो गया, ये 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा बाय 2, है ना। तो i की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय, अगर मान लो मैं जनरल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो n ले लो, यहाँ पे n की वैल्यू स्पेसिफिकली अपन ने 2 लिए, आप जनरल बात कर लो, नीचे क्या था, नीचे तो 1 ही था, है ना। चलो अब अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या i क्या आ जाएगा भाई, n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, राइट। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, n प्लस अल्फा 1 माइनस n प्लस अल्फा 1 माइनस n, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, और डिवाइड बाय n भी था, तो n इधर चला गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ni माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, तो n आप कॉमन ले लीजिए, दैट इज 1 माइनस i डिवाइड बाय n माइनस 1, तो अल्फा का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, अल्फा का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, है ना। तो यानी अगर मैं कहूँ कि आपका जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू इसमें एसोसिएशन के केस में फॉर एसिटिक एसिड, i की वैल्यू एसोसिएशन के केस में फॉर एसिटिक एसिड, i की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा और हमेशा 1 से छोटी रहेगी, पक्का 1 से छोटी रहेगी। और i की वैल्यू मिनिमम कहाँ तक जाएगी भाई, 0.5 तक जाएगी, यानी अगर वो कंप्लीटली एसोसिएट हो गया है तो
है ना, और मैक्सिमम तो 1 तक अप्रोच करेगी, 1 से छोटी रहेगी, है ना। तो अब फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं ना, कि जो फॉर्मूलाज हैं आपके, जो फॉर्मूलाज कैसे चेंज हुए, ध्यान से देखो इस चीज को, आपके जो फॉर्मूला है वो कैसे चेंज हुए। अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज की बात करूं तो अब आपको पता है क्या, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इफ योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, यानी वो केस कौन सा है, लेट्स एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है, तो पक्का क्या होगा, पक्का आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे तो फर्क पड़ेगा। तो यानी आपने जो फॉर्मूला देखा था वहां पर आई की वैल्यू क्या थी, 1, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो दैट वाज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट वाज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, यानी अगर मैं बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, देखो क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इंटू मोलैलिटी, और आपको इसके साथ वेंट हाफ फैक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने के साथ चेंज होती हैं। डेल्टा टी एफ विल कम आउट टू बी के एफ इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय आई। Your RLVP will come out to be I into mole fraction of solute, I into mole fraction of solute, और आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, I into CRT, I into CRT। क्यों करा भाई हमने यहाँ पे, क्योंकि I क्या बताता है, I ये बताता है कि आपके पार्टिकल एसोसिएट हुए या डिसोसिएट हुए। अगर वो डिसोसिएट होंगे तो ऑब्वियसली अगर आपके I की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी वो डिसोसिएट हुए हैं, और अगर वो डिसोसिएट हुए हैं तो पक्का आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आई की वैल्यू 1 से छोटी है यानी वो क्या हुए हैं, डायमराइज हुए हैं या जो भी हुए हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, इट विल फॉर श्योर डिक्रीज, इट विल फॉर श्योर डिक्रीज, राइट। अब अपन इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना। This is very interesting question in CRT exercise question. The depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloric acid and trifluoroacetic acid increase in the order given above. Explain. आप इसको ट्राई कीजिए। I'm giving you 1 minute. सी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस तरीके से बढ़ रहा है ना। तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या है, CCl3COOH, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड क्या है, CF3C OOH। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो इस तरीके से बढ़ रही है। तो आपको सोचना क्या है, थोड़ा सा सोचना है कि वेंट ऑफ, आपको पता है देखो एसिटिक एसिड, जो अगर एसिटिक एसिड की मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड काफी वीक एसिड होता है, तो इस तरीके से वो पूरा नहीं टूटता है, काफी कम ब्रेक होता है, 100 में 4% मॉलिक्यूल मान के चलो आप, इस तरीके से ब्रेक होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना। तो आपको पता है क्या कि एसिड कोई बिहेव करेगा, अगर एसिडिटी की मैं अगर बात करूं, एसिडिटी की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एसिडिटी, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिटी का सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंस किस पे है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी मैं कह लूं अनायन के ऊपर, उसके एसिड के है ना। तो अगर मैं कैसे इस अनायन को स्टेबलाइज कर लूं, तो मेरी आई की वैल्यू क्या होगी भाई, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, जितना अच्छा मेरा एसिड होगा। तो अगर मैं बात करूं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की, आप H+ लूज कीजिए, क्या बनेगा, CCl3COO- प्लस H+। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज को क्लोरीन का क्या मिल रहा है भाई, -I मिल रहा है,
तीन तीन क्लोरीन का माइनस साइन बेटा, यानी दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट दैट यू हैव लर्नड इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। अगर मैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की बात करूं तो दिस इज CF3 COO माइनस और H प्लस। अरे वाह, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज तीन तीन फ्लोरीन से स्टेबलाइज्ड है। दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय थ्री थ्री नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन कहाँ होगा? दिस वन। सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन कहाँ होगा भाई? एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी तो बढ़ रही है। अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्राइफ्लोरो वाले का होगा। तो आई की वैल्यू ट्राइफ्लोरो वाले की ज्यादा होगी, फिर ट्राइक्लोरो वाले की ज्यादा होगी, फिर नॉर्मल आपके एसिटिक एसिड वाले की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आई डिपेंड्स अपॉन द, ये देखो डिसोसिएशन का केस है, साफ बात है। तो आई डिपेंड्स अपॉन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एक अच्छे एसिड पे, है ना। आपने एक वीक एसिड का एक्सप्रेशन ये भी पढ़ा होगा, अल्फा इक्वल्स टू अंडर द रूट K/C। तो जितना अच्छा एसिड उसका K ज्यादा, तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा, अल्फा की वैल्यू ज्यादा तो आपके आई की वैल्यू भी ज्यादा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। दिस वाज आस्क्ड इन 2019 JEE मेंस। राइट, गुड क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड अपॉन द वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो क्या है, कह रहा है कि K2HgIO4 जो है ये 40% आयनाइज्ड है। तो पहले इसको आयनाइज करके देखते हैं कि ये आयनाइज कैसे करेगा। इस तरीके से ना, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। तो पोटेशियम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो कैटायन बनाएगा, और HgI4 नेगेटिव बनेगा, 2 नेगेटिव बनेगा, राइट। तो अब देखो ध्यान से, ये डिसोसिएशन का केस है, तो डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू देखो, आप खुद भी कर सकते हो इस चीज को। कैसे? आई की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू देखो, 3 मॉलिक्यूल मिले, 3 मॉलिक्यूल मिले, और अल्फा की वैल्यू 0.4। भाई क्या कह रहा है कि 40% आयनाइज है, 40% आयनाइज है। तो आपने अगर 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 में 40 आयनाइज होंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 0.4, राइट। तो 1 प्लस 0.8, योर आंसर विल कम आउट टू बी 1.8। दैट इज B will be your, Bombay will be your answer. Okay. I guess this was asked in 2007 IIT एडवांस, IIT का पेपर में आया हुआ है, सवाल करिए। राइट, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। आई की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या है बेटा? द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, राइट। तो आपको उसने क्या दिया है? डेल्टा TF दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, 2 केल्विन ही हैज गिवन डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और I की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, टेल द वैल्यू ऑफ I। और KF की वैल्यू उसने आपको दी है क्या? दैट इज 1.72 केल्विन kg per mole, right? So Kelvin will be cancelled by Kelvin, and molality कैसे निकालेंगे बेटा? 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, इसका मोलर मास है 172 ग्राम पर मोल, इंटू 1000 डिवाइड बाय योर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 50, it will come out to be 20, right? तो I क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 इंटू 172 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 1.72, ये 100 पे जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से? आई थिंक कुछ मिस हो गया ना। 2 इंटू 172 डिवाइड बाय 172 इंटू 20 इंटू, ओके, इसको दोबारा करते हैं ना, कुछ मिस हो गया, ठीक, सॉरी फॉर दैट, लेट्स ट्राई अगेन।
देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 2 केल्विन है ना, और आपसे वो वेंट हाफ फैक्टर पूछ रहे हैं, राइट। तो के एफ की वैल्यू उसने आपको दी है 1.72 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। मोलैलिटी क्या है 20 ग्राम डिवाइड बाय उसका मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन। तो ये हो गया 20 पे गया है ना। तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 इंटू 172 डिवाइड बाय 1.72 इंटू 20 इंटू 20, राइट। तो ये क्या हो गया 100 दैट इज 200 अपॉन 400, तो क्या आ गया यहाँ से 0.5। तो देखो ये नेप्थोइक एसिड है बेंजीन में अभी बताया था क्या कि एसिड्स जनरली बेंजीन में क्या कर जाते हैं, भाई डाइमराइज कर जाते हैं ना, तो ये किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। किसका केस है ये, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और ये केस किसका है, एसिड्स का, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए। दिस वाज आस्क्ड इन IIT-JEE जो अब जेईई मेंस हो गया है 2004 में, कर लीजिए इसको आप। Which one of the following aqueous solutions will exhibit highest boiling point? As simple as that. Nothing is difficult in this. Delta T भी क्या है भाई, elevation in boiling point। डेल्टा टी भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो किस पे डिपेंड करता है, I इंटू के बी इंटू एम। यानी बेसिकली योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। तो होगा क्या यहाँ से कि अगर मैं बात करूं Na2SO4 की, तो अगर मैं बात करूं Na2SO4 की, तो Na2SO4 को कितने कैसे डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस सल्फेट 2 माइनस, है ना, 2 माइनस। और अगर मैं बात करूं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो वो कैसे डिसोसिएट होगा, कि पॉजिटिव या NO3 माइनस। यूरिया आपको पता है, यूरिया में तो आई की वैल्यू 1 ही रहती है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ग्लूकोज में देखो कंसंट्रेशन भी कम दे रखी है, इसमें भी आई की वैल्यू 1 है। तो यानी आपको क्या दे रखा है, ये दे रखी आपको सॉल्यूशंस दे रखे ना। तो देखो इनकी कंसंट्रेशन सेम है, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क है नहीं। तो यानी योर डेल्टा टीबी विल डिपेंड सोनली ऑन आई, है ना। तो आई अगर मैं बात करूं कंप्लीट डिसोसिएशन की, अगर मान लो अल्फा की वैल्यू मैं जनरली 1 लेके चल रहा हूँ इसके केस में, है ना, तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में होगा भाई, Na2SO4 में। क्योंकि अगर मैं आई की वैल्यू कहूँ तो उसमें 3 पार्टिकल मिल रहे हैं ना, 3 पार्टिकल मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उस पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो योर आंसर विल कम आउट टू बी ए, राइट। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस काफी अच्छी लगी होगी, है ना। तो वी आर एंडिंग दिस सेशन एंड योर सॉल्यूशन चैप्टर इज कंप्लीटेड। यू कैन प्रैक्टिस NCERT exercise. I have discussed also questions of the like NCERT and JEE mains, JEE advanced and AIMS I have discussed. Okay, till then bye bye. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।